इसमें बिल्कुल जागरूक होने की बात है कि जिस तरह फर्जी मुकदमे SC ST एक्ट के लगाए जाते हैं, उसी प्रकार ये भी यूजीसी का फायदा उठा के सामान्य जाति के लोगों को परेशान किया जाएगा। ये भविष्य में घातक सिद्ध होगा, ये देश को तोड़ने वाला सिद्ध होगा। मोदी जी का जो विजन है ये उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। मोदी जी का जो विजन है वो सबका साथ सबका विकास है, सबको साथ लेने की बात है, सामाजिक समरसता की बात है। आप समाज को खुद तोड़ रहे हैं, आपकी नीतियां तोड़ रही हैं। 6-7 महीने पुराना मामला हो गया है। प्रतिभा शुक्ला राज्य सरकार में मंत्री हैं, कानपुर से संबंधित हैं वो। उनके पतिदेव सांसद रह चुके हैं। उनके किसी समर्थक पर या ब्राह्मण पर SC ST का फर्जी केस थोप दिया गया। उन्होंने उसकी SP से बात करी और सारी चीजें, तथ्यों पर बात हुई, लेकिन उनकी बात का सम्मान नहीं रखा गया। तो मजबूरी में आकर कानपुर थाने में उन्हें धरना देना पड़ गया। और जो उनके पतिदेव हैं पूर्व सांसद, सोशल मीडिया पर अखबारों में वायरल होता है, वो डिप्टी CM को फोन लगा के कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रख सकते तो आपको कोई दायित्व नहीं बनता, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठे, छोड़ दीजिए आप डिप्टी CM की कुर्सी। तो ये मामले खूब वायरल। योगी जी का भी नाम लिया जी। योगी जी जो धारण करे हुए हैं और जो नाम उन्होंने धारण किया है योगी, ये श्रद्धा के नाम है। वो श्रद्धा के वस्त्र हैं, भगवा वस्त्र, बिल्कुल उनका नाम श्रद्धा का है। और यहां 90% लोग श्रद्धा के साथ, 80% लोग उस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पहले होता ना, राजा है जिसको मेरी मन को ये दे दिया हमने, हमारी सेना में भर्ती हो गए, सिर्फ वो मामला चल रहा है। लोकतांत्रिक नाम है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर पूरा शोषण हो रहा है, पूरी तानाशाही हो रही है, अपनी फौजें बनाई जा रही है, राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, सनातन के नाम पर, और सनातन ऋषियों का अपमान किया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि आप भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और सनातनियों को ही आप पीड़ित कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, गोवध आपके राज्य में हो रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और ऐसे में हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए जितनी भी जनता है उनके लिए हम लोग ग्राउंड पर उतरेंगे और ग्राउंड पे जानेंगे कि आखिर यूपी में भाजपा की सरकार होने के बावजूद धरातल पर कितना कामकाज हुआ है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दीपक शर्मा है, जो कि पेशे से एडवोकेट है, प्रमुख समाज से भी आते हैं और कहीं ना कहीं धरातल पर भी एक काम करते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते हैं खास तौर पे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें हम बात करेंगे ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों की गति क्या हो चुकी है, अब वो किस हालातों से जूझ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब मायावती की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उस समय चीज़ें क्या थी, हिंदुओं का समर्थन बहुत था, उसके बावजूद भाजपा में ब्राह्मणों की क्या हालत है, ये लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, ये हम भी जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे सर आपसे। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिस पर आप काम करते हैं और जो आपको धरातल पे देखने को भी मिलते हैं? देखिए, जहां तक आपने अपनी बातों में 3 पार्टियों का आपने जिक्र कर दिया। वर्तमान में जिस दल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी जी, पूर्व में बसपा की भी सरकारें रह चुकी है 3-4 दफा और पूर्ण बहुमत में भी रही और समाजवादी में भी रही। आज के समय में और 2007 में जब मायावती आई तो उस टाइम में 15, 16, 17, 18 साल बीत चुके हैं। अखिलेश की सरकार को भी गए हुए करीब 7 साल बीत चुके हैं, 8 साल। और जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में, उस दल की सरकार केंद्र में भी है, और उन पार्टियों की सरकारें केंद्र में नहीं थी सिर्फ, लेकिन प्रदेश में है। अगर मैं बात मायावती सरकार की करता हूं तो लॉ एंड ऑर्डर जिस वक्त उनके टाइम में था, तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक जिस तरह वो मुख्यमंत्री अधिकारियों में जिस तरह मायावती जी का खौफ रहता था, इस तरह खौफ तो किसी भी मुख्यमंत्री का अधिकारियों में नहीं रह पाया है। वर्तमान में चाहे योगी जी भी हो, उनका भी खौफ ऐसा नहीं रह पाया। अगर उनका खौफ ऐसा होता तो वर्तमान में 1-1.5 महीने में कई जगह लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है। कई जगह दलितों के साथ हुआ है, हमारे सरधना में कपसाड़ गांव में हो गया था अभी मामला, मुजफ्फरनगर में हुआ एक अति पिछड़े समाज के साथ, सोनू कश्यप के साथ। एक बहुत जगह जो एक बहुत बड़ी विकसित सिटी है, कभी एशिया का सबसे महंगा शहर हुआ करता था नोएडा, और आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानता हूं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पे बनना जा रहा है। अगर ऐसी भी जगह आप अपने
उत्तर प्रदेश वासी को, एक युवक को, एक इंजीनियर को, जो भारत का फ्यूचर था, जो यूपी का फ्यूचर था, जो भारत को पता नहीं क्या क्या करता, विदेश जाता तो कितने डॉलर्स यहां भेजता, आप उसको नहीं बचा पाए, आप अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे। तो एक मुखिया का ही तो काम है ये। आपने ब्राह्मणों पे बात कह दी जी। तो जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों का था वो निश्चितली, और मैं तो यहां तक कहता हूं ब्राह्मणों का छोड़िए, जो विजन मोदी जी लेके चले थे कि सबका साथ सबका विकास, ना तो यहां ब्राह्मणों का भी सम्मान है, ना यहां पिछड़ों का सम्मान है, ना यहां एससी वर्ग का सम्मान है, और ब्राह्मणों के साथ साथ जो अन्य सामान्य जातियां आती है उनका भी कोई सम्मान नहीं है। अगर ये बात होती तो अब से कुछ महीने पहले सामान्य जाति में ठाकुर वर्ग, राजपूत वर्ग आता है, उसके विधायकों ने मीटिंग करी यूपी विधानसभा के अंदर। वो मीटिंग क्यों थी? योगी जी की सरकार में, योगी वन सरकार में, इनके ही पार्टी के विधायक 70 विधायकों के साथ विधानसभा में धरने पे बैठ जाते हैं योगी के खिलाफ, मुखिया के खिलाफ। तो सम्मान कहां है जब आपके 70 विधायक आपके खिलाफ बैठ गए? ठाकुरों की मीटिंग हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण 52-55 विधायक बोलते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष, जो भी नवे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो उन पर क्रोधित हो उठते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रोधित हो उठते हैं, अधिकतर जो कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष जी, जब आप अपने समाज की मीटिंग बुलाते हैं, कुर्मी क्षेत्रीय महासभा, और आप उनमें उन लोगों के साथ बैठते हैं, पदाधिकारियों को, अपनी दिल्ली आवास पर, जो सरकारी आवास है, आपको केंद्रीय मंत्री होने के नाते मिला हुआ है, आप वहाँ पर उनको माला पहनाते हैं, पटका पहनाते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, तब आपको समाज एकदम से अपनी बिरादरी कहाँ से ध्यान आ जाती है? अगर कोई वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, और वो आपस में बैठकर अपनी बिरादरी के उन्नति के, आर्थिक के, राजनीति के कोई बातें करते हैं, तो उसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ये हैं कि आप नहीं चाहते कि सभी समाज के सम्मान हो। वहाँ पर जो खास तौर से ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कुछ तो एक्ट इस तरह के लाए जा रहे हैं। एक तो SC/ST एक्ट, पहले से मामले, उसमें 90% 95% फ्रॉड है, फर्जी है वो। मैं एक मामला आपको बताता हूँ, करीब 6-7 महीने पुराना मामला हो गया है। प्रतिभा शुक्ला राज्य सरकार में मंत्री हैं, कानपुर से संबंधित हैं वो। उनके पतिदेव सांसद रह चुके हैं। उनके किसी समर्थक पर या ब्राह्मण पर SC/ST का फर्जी केस थोप दिया गया। उन्होंने उसकी SP से बात करी और सारी चीज़ें, तथ्यों पर बात हुई, लेकिन उनकी बात का सम्मान नहीं रखा गया। तो मजबूरी में आकर कानपुर थाने में उन्हें धरना देना पड़ गया। और जो उनके पतिदेव हैं, पूर्व सांसद, सोशल मीडिया पर, अखबारों में वायरल होता है, वो डिप्टी CM को फोन लगा के कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रख सकते तो आपको कोई दायित्व नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठे, छोड़ दीजिए आप डिप्टी CM की कुर्सी। तो ये मामले खूब वायरल होते हैं। ब्राह्मणों का इतना अपमान हो रहा है कि माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जो गुजरात कैडर के IAS रहे, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गुजरात में काम किया, और मोदी जी उनको 2017 वाली शासन वाली सरकार में, 2017 से 22 वाली सरकार में, 2020 में यूपी का गृह मंत्री बनाना चाहते थे। योगी जी खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई और लोग आ जाए, वो नहीं चाहते थे कि मेरी ताकत में कमी आ जाए, वो नहीं चाहते थे संतुलन बनाना। तो उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते उनको यूपी का गृह मंत्री नहीं बनने दिया। और जब इतनी माननीय मोदी के आदेशों का इतना अवहेलना हुई तो उन्होंने उनको संगठन में उपाध्यक्ष बनाया। अभी माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिलों में तैनाती 25 लाख रुपए ले लेके जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। तो ये क्या मामले हैं? आप ना आम जनता को देख रहे हैं, ना आपकी पार्टियों में जो बहुत तादाद में विधायक हैं, जिन लोगों ने चुनकर भेजा है, जब वो क्षेत्र में अपने कुछ काम नहीं करा पाएंगे तो
तो क्या रह जाएंगे। जैसे अभी अभी मैं एक और नाम ले देता हूँ, हरीश द्विवेदी हुए हैं, एक युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और भाजपा से वहाँ बस्ती से 2 बार एमपी रहे, 2014 में रहे और 19 में रहे। अभी वो एमपी नहीं है, अभी हार गए। उन्हें खुद अपने ही जिले में, अपने क्षेत्र में कमिश्नर और डीएम के खिलाफ धरने पे बैठ जाते हैं। तो ये स्थिति है ब्राह्मणों की। श्रीकांत शर्मा जैसे ऊर्जा मंत्री जो कैबिनेट का दर्जा रहा है, वो अपने क्षेत्र में मथुरा में ट्रैफिक अनकंट्रोल होने पर ट्वीट कर देते हैं। ये स्थितियां हैं और ये स्थितियां ब्राह्मणों की नहीं है, ये स्थितियां लगभग लगभग सभी की है। बहुत बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, 5-6 भर के एमपी हैं गोंडा से। मैंने उनका सोशल साइट पे एक वायरल दिया, उन्होंने कहा, खुद कहा उन्होंने कि विधायकों को डीएम और सीनियर आईएएस अधिकारियों की तेल लगा के मालिश करनी पड़ती है जब काम होते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करना जब उनके काम होते हैं। ये स्थितियां हैं। तो जो लोग 5-5, 6-6 भर के एमपी हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो सरकार में कहाँ लोगों की सुनवाई है। सभी लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी सबसे मिलेंगे क्या? जनता दरबार में कितने लोगों की समस्या हल हो रही है? जब तक आपका हंटर, आपका डंडा मजबूत नहीं होगा, आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों चाणक्य नहीं बनते? आपको चाणक्य बन जाना चाहिए। आपके अधिकारी क्यों बेलगाम होकर घूम रहे हैं? कौन सी तहसील, कौन सा थाना, कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जहां घूसखोरी ना बढ़ी हो? मैं यहां तक आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। सब अधिकारी बेलगाम हैं और तहसीलों में रुपए लिए जाते हैं, किसानों से, पिछड़ों से, दलितों से, अगड़ों से भी लिए जाते हैं। कोई भी थाना यूपी अंदर ऐसा नहीं है कि जहां बिगर रुपए लिए हुए किसी की बात सुनी जा रही हो। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो भी तथ्य बताए हैं, आपने जमीन पे काम किया है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और ऐसी कृतियां भी होती है ब्राह्मणों के खिलाफ में, क्योंकि ब्राह्मण समाज सबसे सर्वोच्च उच्च माना जाता है हमारे समाज में। उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है, निचली धरातल हालात इस तरह से बन चुके हैं कि उनका जो देखने का नज़रिया, लोगों का नज़रिया, वो दिन पे दिन गलत ही होता जा रहा है। एक सवाल मेरा आपसे, जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, अभी हम चुनाव भी कवर कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, तो सारी जनता कहती है भाई हम योगी के फेवर में हैं, योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने योगी जी पे बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठाए हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जो मन में एक खुशी है कि हमें सिर्फ इस बार योगी चाहिए, क्या उन्हें इस चीज़ पे सोचना चाहिए? देखिए, आपने ब्राह्मणों का भी नाम ले दिया, फिर दोबारा योगी जी का भी नाम लिया जी। योगी जी जो धारण करे हुए हैं और जो नाम उन्होंने धारण किया है योगी, ये श्रद्धा के नाम है। वो श्रद्धा के वस्त्र हैं, भगवा वस्त्र। बिल्कुल। उनका नाम श्रद्धा का है और यहां 90% लोग श्रद्धा के साथ, 80% लोग उस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। आपने ब्राह्मणों का नाम लिया कि ब्राह्मणों के प्रति इस तरह का हो रहा है। देखिए, मैं आदरणीय पत्रकार महोदय ये क्लियर कर देता हूं कि ब्राह्मणों का ना तो कोई अपमान कर सकता है, ना किसी के इस तरह का अगर कोई प्लानिंग करेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, तब भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों ने तो देश को बहुत कुछ दिया है। ब्राह्मणों ने खेलों में दिया है, देश में दिया, हर क्षेत्र में दिया, विज्ञान के क्षेत्र में दिया है, चाहे वो प्राचीन समय हो चाहे आज का समय हो। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अधिकतर 80-90% लोग ब्राह्मण हैं। आप आर्यभट्ट की बात कीजिए, आप राकेश शर्मा की बात कीजिए, आप अभी जो अंतरिक्ष यात्री गए थे हमारे शुक्ला जी, वो सभी ये सब लोग ब्राह्मण जातियों से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण संस्कार से ताल्लुक रखते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी पुराने खगोल शास्त्री हुए, आर्यभट्ट हुए या कोई भी हुए, वो सब ब्राह्मण जातियों से ताल्लुक रखने वाले थे। आप क्रांतिकारियों की बात कर लीजिए, आप बड़े राजनीतिक की बात कर लीजिए, वो सब ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले। तो देश को दिया है, ना कि देश का कुछ उन्होंने अपमान किया है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो योगी जी हैं, वो योगी जी भगवा के कारण है, श्रद्धा के कारण है, वो राम के नाम पर है, वो कृष्ण भगवान के नाम पर है। तो मैं ये बात कहता हूं कि जिस तरह का योगी जी का शासन था, क्या राम का शासन इस तरह का था क्या? आप जो कहते हैं रामराज की बात करते हैं, क्या रामराज के समय में असमानताएं थी क्या? आप तो समाजवादी के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे हैं। जैसे योगी जी कह रहे हैं, वो रामराज पर उंगली उठाते हैं कि राम ब्राह्मणवादी थे। योगी जी भी तो उसी तरह का काम कर रहे हैं। अरे, जब आप रामराज बनाना चाहते हो, सामाजिक समानता की बात कीजिए ना, सामाजिक समरसता की बात कीजिए ना। आप क्या लग रहा है आपको, सामाजिक समानता नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सामाजिक समरसता नहीं हो रही है। ना ऊपर वाले कर रहे हैं,
ना पहले वाला इंजन कर रहा है ना दूसरा इंजन कर रहा है। सामाजिक समरसता होती तो यूजीसी एक्ट थोड़ी ना बनाते। अगर सामाजिक समरसता होती तो क्या वहां प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ इतना अपमानपूर्ण व्यवहार होता? कहां सामाजिक समरसता? सामाजिक समरसता नहीं है, सिर्फ राम के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर, भगवा कपड़ों के कारण योगी के नाम से आपको वोट कब तक मिलती रहेगी? आप सामाजिक समरसता की बात क्यों नहीं करते हैं? आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों पर, मुद्दों पर कहां गए? आप औद्योगिक क्षेत्र की बातों पर बात क्यों नहीं करते? आपके दिल्ली में ये एनसीआर है, यूपी का पार्ट है, एक्यूआई लेवल 700, 750, 800 ऊपर है। अगर प्राकृतिक रूप से बारिश ना हो, वर्षा ना हो तो लोग तो मर जाएंगे। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इतने समय से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और विकास नहीं हुआ है? देखिए, किन मुद्दों पे विकास है, कहां पे? आप बेरोजगारी देखिए। योगी जी ने, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है कि हम अपने युवाओं को, युवा जनरेशन को कितना रोजगार दे रहे हैं, उन्हें कितना स्किल डेवलप हम सिखा रहे हैं। मोदी जी ने आपसे 8-9-10 साल पहले स्किल इंडिया का मिशन बनाया, शेर काम कर रहा है, वो लोहे का शेर था। लेकिन स्किल इंडिया किस लेवल पर काम हुआ? अगर आप बैंकों में जाएं, पत्रकार महोदया, अगर आप बैंकों में जाए तो पाएंगे कि वहां के ब्रांच मैनेजर हैं जो बैंकों के, उन्होंने 25-30 लाख रुपए जो स्किल इंडिया के नाम पर युवाओं को दिया जाना था, उन्हें बिजनेस करने के लिए दिया जाना, वो ठेली वालों को बांट दिया गया और खासतौर से मुस्लिम वर्ग को दे दिया गया कि जो ले जाइए, इतना 50% हमें दे दीजिए और 50% आपको देने की जरूरत नहीं है। सभी खाते एनपी हैं, सभी खाते एनपी है। ऐसे किसी भी युवा को नहीं दिया गया, चाहे वो मुस्लिम युवा हो, चाहे वो सिख युवा हो, चाहे वो जैन युवा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का युवा हो, उसको काम करने के लिए नहीं दिया गया है। सिर्फ उनको दे दिया गया जो काबिलियत नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है। जब आपके नाक के नीचे, आपके प्रशासन में, आपके बैंक जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, रिजर्व बैंक के अधीन होता है। ये सब घालमेल चल रहे हैं। आपके यहाँ लेखपालों की कितनी वैकेंसियां निकली है 7 सालों में? आपके यहाँ पुलिस की भर्तियां कितनी निकली है? आपने प्राइमरी स्कूल में माफी चाहूंगी, यूपी कांस्टेबल की बात की जा रही है, जिसको लेके अब युवा जो है हमारा कहीं ना कहीं जोर शोर से लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है। जिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए काफी युवा कितने समय से इंतजार कर रहे थे, और आज वो युवा यूपी सरकार का धन्यवाद करता है, योगी सरकार का धन्यवाद करता है। कितनी वैकेंसियां निकाली? बात तो, मूल बात यह है, आपको 7 साल 8 साल आगे दोबारा चुनाव आ गया, 1 साल बाद 9 साल आपकी शासन को हो गए। 9 साल में आपने कितनी वैकेंसियां निकाली? और 25 करोड़ का आपका प्रदेश है। आप 5वें 6ठे नंबर का, सब तीसरे चौथे नंबर का आप जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश आप लेकर बैठे हैं। आप मुख्यमंत्री, ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और केवल 5,000 या 6,000 पुलिस की भर्तियां निकालने से, 35,000 पुलिस की भर्तियां निकालने से कुछ हो जाएगा क्या? आपने विकास पे बात की है, विकास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे यूपी के सरकार यानी योगी सरकार ने अहम काम किए थे, जिसमें से एक था महिला सशक्तिकरण। महिलाओं से मैंने बात की है, महिलाओं ने खुद बताया कि वो अब सुरक्षित महसूस करती हैं पहले की सरकार के मुकाबले। उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे चल रही है 12-13-14 साल से वहां, 9 साल से यहाँ, अभी बिहार का चुनाव होता है आदरणीय महोदया जी, अगर महिलाओं को इतना मजबूत कर रहे थे तो आपको फ्री में रेवड़ी बांटने की जरूरत ना पड़ती। आपने चुनाव से 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन पहले आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप लोगों के खातों में 50,000, 60,000, 30,000 रुपए डाल रहे हैं। तो ये क्या मामले हैं? लोगों को ये मत समझिए कि लोगों को कुछ पता नहीं है। आप सरकार है, आप मजबूत है। चुनाव आचार संहिता लगनी चाहिए थी, चुनाव सस्पेंड हो जाना चाहिए था, उन नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जब आप आचार संहिता लग चुकी है 6 महीने पहले और आप उनके खातों में पैसे भेज रहे हैं, अगर महिलाओं को ये इतना स्ट्रांग करते, मजबूत करते, तो फ्री में रेवाड़ी बांटने की आवश्यकता नहीं थी। और जो मोदी जी का मिशन चल रहा है वो क्या है कि मोदी जी की और योगी जी की कहीं मीटिंग हो, DM को फोन करते कि आपके जिले में से इतनी महिलाएं आ जानी चाहिए। अच्छा, बस फ्री की। आपने 1,000 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, अचार की खेती करनी सिखा दी, वो और खेतियां करनी सिखा दी, कुछ से लाइक उससे हो क्या रहा है? आज महंगाई कितनी है मैडम? पर फिर भी कहीं ना कहीं महिला आत्मनिर्भर बन गई है, महिला काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है। इन बिंदु पे आप नहीं गए? आपकी तरह की महिलाएं कितनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों सुरक्षित नहीं है? आत्मनिर्भर आप जैसी महिलाएं होती हैं, वे बेचारी महिलाएं क्या गांव में, जिनको 2,000 रुपए मिल गए, 3,000 रुपए मिल गए, फिर भी जो महिलाएं पहले घर में बंद रहती थी, आज वो दुकान खोल के बैठ रही हैं, बाहर घूम पा रही। क्यों? क्योंकि सिर्फ योगी सरकार की वजह से। वो बिंदु आपने नहीं गए? आदरणीय देवी जी, अगर मैं, आप थोड़ा सा और पीछे चलिए, जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था, 92-91 की आपको बात बता देता हूं, आपके साथ भी ऐसा होगा। एक किसान का बच्चा अपने घर से एक गिलास में गेहूं लेके जाता था
और एक 2 रुपए का पार्ले का बिस्किट या चिनार का बिस्किट का पैकेट उस एक गिलास में आ जाता था। क्या आज आप एक गिलास गेहूं लेके जा रहे हो, देखे कोई दे देगा क्या? कोई दे देगा क्या? तो उस वक्त इस देहात की और उन परिवारों में जन्म लेने वाली महिलाओं कितनी मजबूत होगी कि एक गिलास गेहूं में वो चिनार का बिस्किट का पैकेट और वो पार्ले का बिस्किट का पैकेट जो जिसकी कीमत उस वक्त 2 रुपए थी, वो आ जाता। हमारे एक गिलास के नाज की कीमत उस वक्त 2 रुपए थी। क्या आज एक गिलास की कीमत 2 रुपए है क्या मैडम? आप बता दीजिए, क्या कोई दे देगा क्या? उस वक्त किसान की क्या स्थिति थी? आज किसानों को तोड़ दिया गया है, मरोड़ दिया गया है। उनको बिल्कुल उनकी महिलाओं कह दिया कि लगा आप ये काम सीखिए, आपको इतना मिल जाएगा, आपको इतना हो जाएगा, समूह में लगा दिया गया। वो सिर्फ अपनी फौज तैयार की जा रही है। जैसे पहले होता ना, राजा है जिसको मेरी मन करी ये दे दिया हमने, हमारी सेना में भर्ती हो गए। सिर्फ वो मामला चल रहा है। लोकतांत्रिक नाम है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर पूरा शोषण हो रहा है, पूरी तानाशाही हो रही है। अपनी फौजें बनाई जा रही हैं राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, सनातन के नाम पर, और सनातन ऋषियों का अपमान किया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि आप भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और सनातनियों को ही आप पीड़ित कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। गोवध आपके राज्य में हो रहे हैं। जिस गौ माता को ब्राह्मण सनातनी लोग पूजते हैं, कहते हैं कि इतने लाख देवी देवताएं हैं गौ माता में वास करते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? और एक तरफ इनकी ही केंद्र में सरकार में मंत्री मणिपुर के किरण रिजिजू, वो खुलेआम टीवी की डिबेट में कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बीफ खाया जाता है, हम खूब कहते हैं। अभी सिद्धांशु त्रिवेदी जी भी गाय में करने लगे, कह रहे ये देसी गाय है, इसको तो पूजते हैं, वो गाय तो अमेरिकन है, उसको नहीं पूजते हैं। इस तरह की बातें करने लगे। यूजीसी का मामला काफी ज्यादा इस समय चर्चाओं में है। पूरा सोशल मीडिया इस समय काफी ज्यादा वायरल कर रहा है, कई जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, हम युवाओं के बीच जा रहे हैं इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो यूजीसी एक्ट बना है 13 जनवरी 2026 में जी, उससे सामान्य जाति के स्टूडेंट्स बेहद घबराए हुए हैं। और सामान्य जाति से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, कोई किसी भी विधानसभा लोकसभा के वो सदस्य, सब इससे सचेत हैं। और इसमें बिल्कुल जागरूक होने की बात है कि जिस तरह फर्जी मुकदमे SC ST एक्ट के लगाए जाते हैं, उसी प्रकार ये भी यूजीसी का फायदा उठा के सामान्य जाति के लोगों को परेशान किया जाएगा। ये भविष्य में घातक सिद्ध होगा, ये देश को तोड़ने वाला सिद्ध होगा। मोदी जी का जो विजन है, ये उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। मोदी जी का जो विजन है वो सबका साथ सबका विकास है, सबको साथ लेने की बात है, सामाजिक समरसता की बात है। आप समाज को खुद तोड़ रहे हैं, आपकी नीतियां तोड़ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें आने वाले टाइम में सामान्य जाति के लोगों का बेहद ही नुकसान है, और मैं आपके चैनल से इसका विरोध करता हूं। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम धरातल पे भी इसका विरोध करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी आप संतों की बातें कर रहे थे, आप भगवाधारी रंग की बात कर रहे थे। अभी हमने हाल ही में देखा कि मेला लगा हुआ था, उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जो महाराज है शंकराचार्य, उनको जो प्रशासन है उन्होंने काफ़ी तंग किया, लाठीचार्ज हुए, ये सब आप लोगों ने देखा, वीडियोस काफ़ी वायरल हुई। इस पर क्या सोचते हैं आप कि इसमें क्या कुछ पूरा परिप्रेक्ष्य आप अपनी नज़र से देखते हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, तो अगर आप पत्रकार हैं तो कम से कम आपका व्यवहार ये तो कहती है कि मैं एक पत्रकार का सम्मान करूं, क्योंकि वो आपका स्टाफ मान लीजिए, आपका समूह मान लीजिए, आपकी जाति मान लीजिए। और शंकराचार्य जी की पोस्ट क्या है, वो किस पद पे है? शास्त्रों के अनुसार आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाई थी, 4 शंकराचार्य हैं। एक तो भगवान वे हैं जिन्हें बड़े संत ही महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी। हम जैसे लोग जो साधारण लोग हैं, हम भी उनमें श्रद्धा रखते हैं कि भगवान है। और धरती पर जो भगवान है वो आदि शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा बनाए हुए पीठ हैं, उनके द्वारा बनाए हुए पद हैं। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज शंकराचार्य जी, वो तो सनातन के अनुसार गुरु हैं, वरिष्ठ संत हैं, पूजनीय हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन्हीं के सेवक के तौर पे तो वस्त्र धारण किए हुए हैं।
उन्हीं के तो शिष्य होंगे, उनके जो गुरु होंगे उनके कहीं ना कहीं शिष्य होंगे, और उन्हीं के साथ अपमान कर रहे हैं। उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, उनको पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, उनके शिष्यों को चोटी पकड़कर फरस पर लिटाया जा रहा है, पिटाई की जा रही है। तो इससे बड़ा अपमान सनातन का क्या हो सकता है? और एक सनातनी होने पर जो दम भरते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और भाई आप हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके गुरुओं पर, उनके जिनको वो पूजते हैं, जिनके प्रति वो श्रद्धा रखते हैं, आप उनको अपमान कर रहे हैं, आप उनकी पुलिस आपको पीट रही है और आप उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं। तो बहुत गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि अगर इसकी बात करें बड़ौद की, तो क्या लग रहा है आगामी चुनाव पर बड़ौद की जनता किन किन मुद्दे पर चुनाव पे पूरा ध्यान देगी? देखिए, बड़ौद की ना बात करके आप यहाँ, ये बागपत जिला है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, लोकसभा बागपत जी। यहाँ पर अभी 24 में राजनीतिक गठबंधन हो गया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी 2024 तक, लेकिन 24 में सिमट गई, खत्म हो गई, क्योंकि कुछ राजनीतिक इनका राष्ट्रीय लोकदल के साथ इनका गठबंधन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति शुरू हुई थी मैडम, आप देखेंगे अगर 2014 से पहले की बात, 2014 से या 17 से या 19 से पहले की बात, यहाँ पर सड़कें भी नहीं थी, यहाँ गड्ढे थे, यहाँ उद्योग नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ एक एमपी थे डॉक्टर सतपाल सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे, तो उन्होंने यहाँ पर काफी काम किया। उनके काम से लोग बाग प्रभावित हो गए, क्योंकि वो लोकल यहाँ के रहने वाले थे। जो पहली पार्टी के वो लोग यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं है, बड़े नेता हैं, बड़े घर के हैं, उनके बाबा प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, तो वो उसी हिसाब के नेता थे, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। वो हेलीकॉप्टर से आने वाले लोग थे, ये जमीन पे काम करने वाले लोग थे, अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, कमिश्नर थे। तो इन लोगों ने जब यहाँ के थे, इन्होंने इनके यहाँ के दुख दर्द को समझा और विशेष काम यहाँ पर किया। अगर मैं यहाँ बात करूं तो अखिलेश की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, और छपरोली के पुल का वादा हुआ था अब से 40-50 साल पहले, जब कभी चौधरी चरण सिंह साहब हुआ करते थे। वो पुल अखिलेश जी ने एनओसी नहीं दी, और वो पुल हरियाणा गवर्नमेंट से ही, हरियाणा की जगह में टोटल पैसा हरियाणा सरकार का लगवा के पुल बनवा दिया। इतनी बड़ी सहूलियत दे दी। यहाँ सड़कें नहीं थी, NH 709 भी निकलवा दिया। हर ब्लॉक पर हर जगह क्लस्टर बना दिए, स्टेडियम बनवा दिए, हर 5 गांव में एक स्टेडियम दे दिया। यहाँ पर मेडिकल दे दिया उन्होंने। बड़ौद के अंदर आप फ्लाईओवर देखेंगे, आप घूमे होंगे बड़ौद में, तो जो फ्लाईओवर डॉक्टर सतपाल सिंह ने दे दिए। यहाँ अब भी जो कार्य हो रहे हैं वो माननीय डॉक्टर सतपाल सिंह पास करा के गए। तो आज वो यहाँ नहीं है, स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ चेंज हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आज गठबंधन उतना मजबूत हो, क्योंकि जो गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल यहाँ आया है, राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है वो बहुत आक्रामक है, और उस आक्रामकता की वजह से जो यहाँ का अति पिछड़ा है, जो दलित है, जो अगड़े जाति के लोग हैं, इन लोगों ने इनका बहुत ज्यादा शोषण किया है। 50 साल में, 60 साल में इनको वोट नहीं डाले दी जाती थी, दलितों के घर तोड़ दिए जाते थे, उनको पीटा जाता था, तो बहुत अपमान हुआ है। वो अब जो 2024 में चुनाव हुए, कहीं ना कहीं असमंजस में रहे, और भाजपा के कारण वो लोग आए हैं। जो राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त यहाँ जीती है, वो भाजपा के कारण जीती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2027 के चुनाव में यही स्थितियां रहेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर यू टर्न होगा जहां वो पहले स्थितियों में था। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये? विपक्ष का अगर यहाँ की स्थिति को समझे, विपक्ष यहाँ अगर अति पिछड़े को कैंडिडेट बना दे, अति पिछड़े को, अगड़े को या अति पिछड़े को जी, अति पिछड़ों में आता है कश्यप वगैरह, काफी बड़ी तादाद है इनकी, 50-60 हजार बड़ौद विधानसभा में ये है, बागपत विधान। अगर इन लोगों को मौका दिया जाए, दूसरी जाति वालों को, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को तो पसंद करने वाले लोग नहीं है, भाजपा को पसंद करते थे। यहाँ लोग बहुजन समाज पार्टी को भी लोगों ने पसंद किया है। कभी यहाँ कभी 2 MLA बहुजन समाज पार्टी के भी हुए, ब्राह्मण हुआ, गुजर हुआ, वह छपरोली में बहुत अच्छी वोट मिली। तो यहाँ राष्ट्रीय, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ही चुनाव लड़ेगा, यहाँ जो गठबंधन में सीटें मिलेंगी, तो यहाँ स्थितियाँ बिगड़ने वाली है। यहाँ उनको कोई पसंद नहीं करता है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी है। खास तौर पे ब्राह्मणों पे बात की है हमने, जिसमें यूजीसी भी था आया, और तमाम ऐसी इन्होंने उदाहरण देके बताया कि किस तरीके से ब्राह्मणों की जो गति है वो किन हालातों पे दिन बनती जा रही है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक देखते रहिए मैं साक्षी झा, जल्द हाजिर होंगे।